इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ और वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में लिया हिस्सा, दिल्ली धमाके पर जताया गहरा दुख। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, दिल्ली धमाके के बाद देश भर में बढ़ाई गई सतर्कता। जोधपुर पुलिस अलर्ट मोड में, दिल्ली ब्लास्ट के बाद शहर के सभी संवेदनशील इलाकों में सघन सुरक्षा तैनात। दिल्ली धमाके के संदिग्ध डॉक्टर उमर उन नबी के परिवार ने आरोपों पर जताया संदेह, भाभी ने भी बताया सामान्य जीवन और बच्चों से जुड़ाव। अकोला में हाई अलर्ट जारी, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर सुरक्षा कड़ी, पुलिस ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के थिम्पू में आयोजित वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव और द फोर्थ किंग के 70वें जन्मदिन समारोह में भाग लिया। उन्होंने इस अवसर पर दिल्ली में हुई भयावह घटना पर भी अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और भूटान के रिश्ते सदियों से गहरे, आत्मीय और सांस्कृतिक रहे हैं। उन्होंने इस महत्वपूर्ण अवसर में शामिल होने को भारत और अपनी प्रतिबद्धता के रूप में बताया। प्रधानमंत्री ने दिल्ली धमाके की घटना पर दुख जताते हुए कहा कि देश पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। आज का दिन भूटान के लिए, भूटान के राज परिवार के लिए और विश्व शांति में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए बहुत अहम है। सदियों से भारत और भूटान का संबंध बहुत ही गहन, आत्मीय और सांस्कृतिक नाता रहा है और इसलिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर शामिल होना भारत का और मेरा कमिटमेंट था। लेकिन आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible
will be brought to justice. साथियों, आज यहां एक तरफ गुरु पद्म संभव के आशीर्वाद के साथ ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है, दूसरी ओर भगवान बुद्ध के पिपरहवा अवशेषों के दर्शन हो रहे हैं और इनके सब के साथ हम सब हिज मैजेस्टी द फोर्थ किंग के 70वें जन्मदिन समारोह का साक्षी बन रहे हैं। ये आयोजन इतने सारे लोगों की गरिमामय उपस्थिति, इसमें भारत और भूटान के रिश्तों की मजबूती नजर आती है। दिल्ली धमाके के बाद केंद्र सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें देश की शीर्ष सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख भी मौजूद रहे। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए धमाके के बाद राजधानी समेत पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, राष्ट्रीय एजेंसी एनआईए के महानिदेशक और दिल्ली पुलिस आयुक्त भी शामिल रहे। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक ने वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान गृह मंत्री ने धमाके की जांच की प्रगति की जानकारी ली और सुरक्षा एजेंसियों को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के बाद राजस्थान के जोधपुर में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश के निर्देश पर शहर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जोधपुर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कमिश्नर ओम प्रकाश ने सभी डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी और एसएचओ को फील्ड में उतरने के निर्देश दिए हैं। दोनों डीसीपी विनीत बंसल और शाहीन जी अपनी टीमों के साथ लगातार गश्त कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस टीमें संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु और वाहनों की बारीकी से जांच कर रही है। संवेदनशील क्षेत्रों जैसे पाल बालाजी मंदिर, उमेद अस्पताल और न्यू हाईकोर्ट परिसर में भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। एम्स जोधपुर, एमजीएम अस्पताल और महात्मा गांधी अस्पताल के आसपास भी पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। जोधपुर में पुलिस को हाई अलर्ट पे रखा गया है और जो जितने सार्वजनिक स्थान है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, हॉस्पिटल्स है और जहां पर लोगों की इकट्ठे होने की संभावना है, ऐसे जगहों पे पुलिस गश्त कर रही है, संदिग्ध वस्तुओं और व्यक्तियों की छानबीन कर रही है। और मेरी आम जन से अपील है कि कोई भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति आपको नजर आता है तो पुलिस के संज्ञान में लाए। ऐसे भी रूटीन में भी पुलिस कार्य करती है, परंतु दिल्ली में हुए घटनाक्रम के मद्देनजर हमें और भी सतर्क रहने की आवश्यकता है और किसी को पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध है। पुलिस हमेशा से आपकी सेवा के लिए सतर्क है। सिर्फ आपसे निवेदन ये है कि आप भी सावचेत होकर, सतर्क होकर अपने कार्यस्थल पे जाएं और अपना काम करें। कभी भी कोई भी ऐसी सूचना आपको लगती है जो कि संदिग्ध हो सकती है, पुलिस के साथ शेयर करें। थैंक यू। दिल्ली में जो हादसा हुआ है उसी के संबंध में आज हमने जोधपुर स्टेशन पर सघन चेकिंग की है और संयुक्त चेकिंग की है। जीआरपी, आरपीएफ और सिविल पुलिस और आरपीएफ के डॉग स्क्वाड उपस्थित रहे हैं। अधिकारी गण भी आए हैं। हमारे वरिष्ठ मंडल सुरक्षा श्री नीतीश शर्मा और जोधपुर के सीपी साहब, एसीपी मैम, पुलिस के अन्य अधिकारीगण सभी उपस्थित रहे और हम आम जन से यह भी अपील कर रहे हैं कि स्टेशन पर कोई भी संदिग्ध सामान या कोई लावारिस सामान या कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो रेलवे की हेल्पलाइन 139 पर सूचित करें और इसे हल्के में ना लें। स्टेशन पर जितने भी वेंडर काम कर रहे हैं, कुली काम कर रहे हैं, ऑटो रिक्शा वाले काम कर रहे हैं, अटेंडेंट्स काम कर रहे हैं, क्लीनिंग स्टाफ काम कर रहे हैं, सभी को सेंसिटाइज किया है और सीसीटीवी से हम लोग रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, कितने प्लेटफॉर्म पर चेकिंग की गई?
हमने लगभग सभी प्लेटफॉर्म्स पे चेकिंग की है। पास, पार्शल, वेटिंग हॉल, स्लीपर वेटिंग हॉल, बुकिंग, सर्कुलेटिंग एरिया, सभी एरिया कवर किया है। और आपका यात्रियों को क्या संदेश है? यही संदेश है कि अगर कोई संदिग्ध स्टेशन पर नजर आता है तो हमारी हेल्पलाइन नंबर है 139, उस पर सूचना दें, या आसपास में कोई भी रेलवे कर्मचारी है, आरपीएफ वाला है, पुलिस वाला है, उसको सूचित करें। दिल्ली के लाल किला के पास हुए विस्फोट के संदिग्ध डॉक्टर उमर उन नबी के मामले में परिवार की ओर से अब नई प्रतिक्रिया सामने आई है। उनके परिवार का कहना है कि उमर सामान्य जीवन जी रहा था और वो इस आरोपों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर उमर उन नबी की भाभी मुजमिला ने बताया कि सुरक्षा बलों ने उनके पति, देवर और सास को घर से ले जाकर पूछताछ की। उन्होंने कहा कि उनके परिवार ने बताया कि उमर दिल्ली में है। मुजमिला ने आगे कहा कि उन्होंने उमर से आखिरी बार पिछले शुक्रवार को बात की थी। उमर अपने बच्चों के साथ बहुत जुड़ा हुआ था और उन्हें क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। वो पढ़ाई में व्यस्त रहता था और उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा उसे पढ़ाने के लिए हमने बहुत संघर्ष करा है। हमने कड़ी मेहनत की ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और हमारी देखभाल कर सके। उसकी सगाई हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। आपका नाम? मुजम्मिल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज आपके घर पे पुलिस आई थी, आपके किन किन लोगों को यहाँ से पुलिस ने उठाया है? मेरे शौहर को, मेरे देवर को और मेरी सास को। क्या बोल के आपके सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या बोला और क्यों ले गए उनको? नहीं, वो पहले उन्होंने कहा कि उमर कहाँ है, हमने बोला दिल्ली में है, उमर दिल्ली में है। हमें थोड़ी सी पूछताछ करके उनको ले जा सकते हैं, फिर उनको लेके गए। आपकी बात कब हुई थी उमर से? और लास्ट फ्राइडे को हमने बात की थी। लास्ट फ्राइडे, उसके बाद कोई बात नहीं हुई? उसके बाद कोई बात नहीं हुई, बस लास्ट फ्राइडे को हमने उमर के साथ बात की थी। आज करते थे ना, बच्चों के साथ बातें करते थे, बच्चों से बहुत प्यार था, जुड़ाव था, लगा था, उस वजह से वो ज्यादा बातें। वो जब घर आता था ना, वो क्रिकेट में इन्वॉल्व रहता था, बहुत लगाव था, बहुत लत थी क्रिकेट की उसे, बहुत लत। जीएमसी अनंतनाग से ही डॉक्टर अदील राठौर को भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। उनका नाम भी आया है। क्या उनके साथ कोई दोस्ती, उनके साथ कोई राबता था इनका? वो तो हॉस्पिटल का रूल है, वो तो उन्हें वहीं पता होगा, या तो हमारे घर आता होगा तो मैं बोलती कि वो आया है। वो जब आया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैं जानती भी नहीं, मैं उसको नहीं जानती अदील को। मैंने नाम सुना है आप लोगों से बस। डॉक्टर साहब पर इल्जाम आ रहा है कि इसी ने किया है, जो हमला हुआ इसने किया। इसके हवाले से आपका क्या कहना है? मैं क्या कह सकती हूँ इसके हवाले से? बस मैं यही कह सकती हूँ कि इस टाइप का वो इंसान था ही नहीं, हमें लगता ही नहीं था। हमें तो बस यही, हमने कितनी स्ट्रगल की उसे पढ़ाने में, यहाँ तक पहुँचाने में, पूरी मेहनत की, पूरी लगन के साथ उसे यहाँ तक पहुँचाया था ताकि वो कुछ कमा सके और फिर हमें भी कुछ खिलाए पिलाए। आपको क्या विश्वास हो रहा है कि वो ऐसा कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मैं तो परेशान हो रही हूँ। डॉक्टर साहब की शादी हुई है कि नहीं हुई है अभी? एंगेजमेंट हुई थी, शादी नहीं हुई थी। तो कितना टाइम हुआ उसको जब घर आया नहीं? वो कितना टाइम? पिछले 2 महीने से वो घर नहीं आया। 2 महीने पहले आया था, अब नहीं आया। प्रिया जी आ रही है। तो आपको लगता है कि वो इस आइडियोलॉजी का हिस्सा हो सकते थे, या कुछ उनके दिमाग में ऐसा चल रहा था कभी आपको? ऐसी तो कोई बात ही नहीं, वो तो शांत स्वभाव का इंसान था, शांत रहता था, बातें ज्यादा नहीं करता था, ज्यादा किसी में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, दोस्त नहीं थे, खाली पढ़ाई करता था। ये मुझे पता है, जितना मुझे पता है मैं उतना ही कह सकती हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। बट पिछले 1 हफ्ते में आपने कहा 1 हफ्ता पहले बात हुई थी, उससे पहले कोई बात? 1 हफ्ता नहीं, 3 दिन पहले हमसे 3 दिन पहले आपकी बात हुई थी। क्या बात हुई थी? बस इतना ही कहा था, कैसे हो मामा? जी बिल्कुल, मैं पुलवामा में इस समय दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट के बाद से महाराष्ट्र के अकोला जिले में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और शहर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। अकोला में पुलिस ने एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। बमशोध दस्ते ने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन परिसर में सघन जांच अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक अर्ची चांडक ने बताया कि किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस फोर्स पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नागरिकों से अपील की कि अगर कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीजीपी विनय कुमार ने समीक्षा की। उन्होंने कहा
कि चुनाव की तैयारियां पूरी तरह से ग्राउंड पर दिखाई दी और पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है। बिहार डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि सभी मतदान क्षेत्रों में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी लगातार जारी है। जंगल और संवेदनशील क्षेत्रों में सीआरपीएफ और एसटीएफ की टीमें लगातार जांच कर रही हैं। उन्होंने मतदाताओं से उम्मीद जताई कि शांतिपूर्ण मतदान होगा और सभी भयमुक्त होकर अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। देखिए, आप तो दिख रहे हैं, अब तो देखने की चीज है। जो पूरी तैयारी थी वो तैयारी मुकम्मल ग्राउंड पे दिख रही है। चप्पे चप्पे पे पुलिस की निगरानी है। जो दियारा क्षेत्र है वहां पे हमारा स्वारोही दस्ता पेट्रोलिंग कर रहा है। जो जंगल क्षेत्र है वहां पे सीएपीएफ का एसटीएफ के जवान लगातार हरनिश रात भर चेक किए हैं, अभी भी सब लगे हुए हैं। और मतदान केंद्रों पर सीएपीएफ का बल सब जगह तैनात है। उसके अलावा पूरे क्षेत्र में पेट्रोलिंग करने के लिए हमारे सभी पदाधिकारी लगे हुए हैं, थानाध्यक्ष से लेकर के, और सभी लगे हुए हैं। इसलिए अपेक्षा है कि शांतिपूर्ण मतदान होगा और मतदाता भयमुक्त होकर के शांतिपूर्ण ढंग से अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। क्योंकि सर पिछले बार हल्की फुल्की कहीं कहीं सर ये सूचनाएं मिली थी, कहीं हल्की फुल्की झड़प उड़प भी हुई थी, उसको लेकर भी सर इस बार और अलर्ट है? नहीं, इस बार और जो पहले चरण में जो कई जगह कुछ कैंडिडेट्स आमने सामने आ गए थे, कुछ झड़प हो गया था, तो इस बार हम लोगों ने प्रयास किया है कि उस प्रकार की घटनाएं न हो, सघन पेट्रोलिंग हो। जो 163 बीएनएसएस का जो रेगुलेटरी ऑर्डर है, प्रोहिबिटरी ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसडीओ द्वारा निर्गत किया गया है, उसको अक्षरशः प्रवृत्त किया जाए, एनफोर्स किया जाए। तो सभी पदाधिकारी, सभी मजिस्ट्रेट्स, दंडाधिकारी सभी लगे हुए हैं अपने अपने कर्तव्य पर और अपेक्षा है कि शांतिपूर्ण ढंग से आज का मतदान संपन्न होगा। कल सर जिस तरीके से दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद सर बिहार क्योंकि आज चुनाव है तो उसको लेकर किस तरह अलर्ट किया गया है? देखिए, बिहार में चूंकि चुनाव है और चुनाव को लेकर के राज्य वैसे भी काफी संवेदनशील रहा है और परसों संध्या तक बिहार में वीवीआईपीज का लगातार मूवमेंट हुआ है प्रचार के दौरान, इसलिए भी बिहार काफी संवेदनशील रहा है। और कल की घटना के बाद पूरे बिहार में चौकसी बढ़ती जा रही है। रात्रि के दौरान प्रथम चरण के जिले जहां पे चुनाव संपन्न हो गए वहां के भी प्रत्येक थानाध्यक्ष से लेकर के और प्रत्येक पदाधिकारी गश्त किया है, चेकिंग किया है। लॉज, हॉस्टल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेट्रो, जितने भी तंग जगह है, मार्केट प्लेसेस वगैरह सबकी चेकिंग की गई है। तो पूरी चौकसी बढ़ती जा रही है और मैं स्वयं कल रात्रि में करीब 3 घंटे पूरे पटना के एक एक इलाके से भ्रमण किया और वहां पे चेक किया कि हमारी पुलिस किस तरीके से क्रियाशील है। तो पूरा अलर्ट है पुलिस। जो दिल्ली में घटना हुई है उस घटना के परिप्रेक्ष्य में पुलिस पूरी क्रियाशील है और किसी प्रकार की इस घटना न हो, उपद्रवी घटना न हो, आतंकवादी घटना न हो, आपराधिक घटना भी न हो, यह पुलिस का प्रयास है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निवेशक कनेक्ट कार्यक्रम में प्रमुख निवेशक और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में भाग लिया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी उद्योग नीति बेहद अच्छी है। छत्तीसगढ़ देश के बीच में है और छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में खनिज है। उद्योग के लिए बेहद ही अच्छा वातावरण है। जो भी 8 कंपनी ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और आह्वान करते हैं कि सभी एक बार छत्तीसगढ़ जरूर आएं। का स्वागत है और हम लोग की उद्योग नीति बहुत अच्छी है और छत्तीसगढ़ एक तो देश के बीचों बीच में है और छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है। वहाँ पर आयरन ओर है, आपका कोयला है, वहाँ पर बिजली है, पानी है, मैन पावर है, सब कुछ है। उद्योग के लिए बहुत अच्छा वातावरण है और हम आज जो भी 8 कंपनी एमओयू साइन किए हैं उनका सबका अभिनंदन करते हैं और भी आह्वान करते हैं कि सब एक बार जरूर छत्तीसगढ़ आएं और छत्तीसगढ़ को देखें। दरभंगा जिले के नगर पंचायत भरवाड़ा में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा और सप्ताह ज्ञान यज्ञ महायज्ञ और कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। महावीर स्थान दिग्गी पोखर के पास आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के इटावा से आई कथावाचिका रश्मि कथा सुना रही हैं। कथा का आयोजन प्रतिदिन शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक किया जाएगा। कथावाचिका रश्मि ने कहा कि श्रीमद् भगवत कथा हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। ये कथा हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और समाज को बेहतर बनाने में योगदान दे सकते हैं। वहीं सुंदेश्वर यादव ने बताया कि श्रीमद् भगवत कथा सुनने से व्यक्ति पापों से मुक्ति पाता है और अधर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग धर्म की राह पर अग्रसर होते हैं। आज क्या हो रहा है? आज बहुत खुशी की बात है कि आप लोग आए। आज
भागवत कथा का शुभारंभ है और कलश यात्रा निकला और बहुत खुशी की बात है कि संपूर्ण ग्रामवासी के द्वारा यह आयोजन किया गया है। और अभी भी हम सारे गांव वाले से नगर पंचायत भरवारा वासियों से निवेदन करेंगे कि सभी आदमी आकर के इस कथा को सुने और अपना भाग्य को सफल बनावे। कितने दिवस का है यह कथा? यह कथा आज दिनांक 10/11/2025 से 16/10/2025 तक आयोजन है, जो सप्ताह भागवत यानी 7 दिनों का है। ये कथाकार हमारे मध्य प्रदेश से इटावा से आए हुए हैं। तो तमाम ग्रामवासियों से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने भाग्य को सफल बनाने के लिए सभी आदमी आवे और कथा प्रवचन सुने और इस जग को सफल बनावे। कथा कहाँ पर होने जा रहा है? और कथा स्थल महावीर स्थान दिग्घी पोखर नगर पंचायत भरवारा। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज क्या हो रहा है यहाँ पे? आज 10/11/2025 से कथा का शुभारंभ हुआ है कलश शोभा यात्रा से। और 7 दिवसीय कथा श्रीमद् भागवत कथा और कथा वाचिका रेशमी देवी इटावा से चल के आई है, जो अपने मुखार बिंदु से कथा कहेगी। और हम तमाम ग्रामवासी से क्षेत्रवासी से आग्रह करेंगे कि आप लोग आइए, इस कथा को सुनिए, श्रवण करिए और सनातन को जिंदा रखिए। हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा नैतिक शिक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान माउंट आबू राजस्थान से पधारे राजयोगी ब्रह्मकुमार भगवान भाई ने कहा कि समाज में बढ़ती हिंसा और अपराध आज एक गंभीर चिंता का विषय है। केरेडारी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से नैतिक शिक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजयोगी ब्रह्मकुमार भगवान भाई ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि नैतिक शिक्षा की कमी ही वर्तमान समय में बढ़ते अपराधों का प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि यदि बच्चों में छोटी उम्र से ही नैतिक मूल्य मानवीय गुण विकसित किए जाएं तो एक अपराध मुक्त शांतिपूर्ण समाज का निर्माण करना संभव है। पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान से आया हूँ। वैसे तो मैं पूरा भारत में लगभग आज तक 12,000 स्कूलों में और 1100 जेलों में कार्यक्रम किया है, जिसके कारण मेरा 2010 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। मैं यहाँ वैसे तो भारत में कोने कोने में जाता हूँ, नेपाल में भी 70 जिले में गया हूँ और झारखंड में भी लगभग सारे जिले में गया हूँ। तो मैं यहाँ हजारीबाग में फर्स्ट बार केरेडारी में आया था और यहाँ काफी सारे स्कूलों में कार्यक्रम दिया। यहाँ के हजारीबाग के जेल में भी कार्यक्रम दिया और यहाँ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में किया, राजकीय कन्याशाला में किया, उसके बाद जो बड़ा स्कूल है उसके अंदर किया। तो आसपास में पेटों में वो जो स्कूल है मध्य विद्यालय उसमें किया। इस तरह से काफी सारे स्कूलों में कार्यक्रम दिया, क्योंकि आज के बच्चे कल का समाज है। अगर कल का समाज को अच्छा, वर्तमान के बच्चों को इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ मूल्य सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का उद्देश्य असत्य से सत्य की ओर जाना। आज टीचर तो डॉक्टर बनाते हैं, पढ़ाते हैं, पास कराते हैं, वही डॉक्टर भविष्य में किडनी चोरी करता है। डॉक्टर तो बनाया लेकिन अच्छा इंसान नहीं बना। पहले अच्छे इंसान बनने की जरूरत है। अगर ऐसा ही समाज बनता जाएगा, आज हमारा सरकार चाहते हैं हमारे विश्व गुरु बनाने, गुरु कोई अच्छी ट्रेनें बनाने से, 4 लाइन बनाने से नहीं, उसके अंदर भारत में रहने वाले ये युवा, ये भविष्य के नागरिक अगर ये ठीक बनेंगे तो विश्व गुरु। इसलिए ब्रह्म प्रयास कर रहे हैं। आज बच्चों को हम शिक्षा का अर्थ बताते हैं। वास्तव में एजुकेशन क्या है? एजुकेशन मतलब केवल किताबों को पढ़ना, उसी के नीचे के क्वेश्चन आंसर लिखना, पास होना, ये नहीं है। एजुकेशन लेना मतलब संस्कारित बनना, संस्कारों की आवश्यकता है। आज ई फॉर एम्पावरमेंट। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट।
अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।